एक मैंगो शेक बना दो जरा। लाइट गई है। तुम्हें क्या लगता है तुम अपने क्रिएटर्स की वीडियोस खुद चूज करते हो देखने के लिए? गलत। बट एक्चुअली वो तुम्हारे माइंड को बहुत महीनों से कंट्रोल करते हुए आए। कंट्रोल? भाई क्या है? मेरे को कोई कठपुतली नहीं बना सकता, समझा? मुझे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, ये बात कान खोल के सुन ले। अरे यार भाई, कंट्रोल का मतलब ये तू पहले ये देख, अब इन दोनों में से कौन सा प्रोडक्ट तू चुनेगा, ये वाला या ये वाला? ये वाला। हाँ, आ गया लाइन पे। 5 स्टार देख के क्या इन्फ्लुएंस हो गया तू? हैं? इन्फ्लुएंस का मतलब यहाँ ये है कि बायस होना। तुझे कोई कठपुतली की तरह नचा नहीं रहा है, एक बायस क्रिएट कर रहा है, समझा? चलो यार। इंडिया के जो बिगेस्ट इन्फ्लुएंसर्स हैं वो 4 फेज साइकोलॉजिकल प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं और मिलियंस ऑफ यूजर्स को बिल्कुल कंट्रोल में रखते हैं। तो फेज 1 आता है द कैप्चर फेज, और जिसकी शुरुआत होती है जिसे मैं कहता हूँ द आइडेंटिटी ट्रैप। चलो इन 4 क्रिएटर्स का एग्जाम्पल लेके समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए नीतीश राजपूत खुद को पोजीशन करते हैं ट्रूथ टेलर और इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी नरेटर के रूप में, जो अनबायस्ड फैक्ट्स आपको दे। अगर हम सौरभ जोशी को लेके चलें तो सौरभ ने कभी अपना लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड हाइड ही नहीं किया। छोटे कमरे, बेसिक इक्विपमेंट, रियल फाइनेंशियल स्ट्रगल वो अपनी वीडियो में शुरू से दिखाते गए। तो ऐसे में फिर 90% ऑडियंस रिलेट कर पाती है। और अगर हम रेबेल किड का एग्जाम्पल लें तो खुद को उन्होंने पोजीशन किया अनफिल्टर्ड जेनजी वॉइस के रूप में। कॉर्पोरेट जॉब छोड़कर कंटेंट क्रिएशन में जंप किया, ब्रेकअप हीलिंग से करियर तक की स्टोरी बताई और अपने आप को पोजीशन किया कि वो लड़की जो सच कहती है चाहे कुछ भी हो जाए। और अगर हम टेक बर्नर श्लोक श्रीवास्तव को लें तो उन्होंने खुद को पोजीशन किया हुआ है रिलेटेबल टेक गाय के रूप में। आईआईटी फेल होने के बाद कॉलेज में दोस्तों के फोन से वीडियो बनाता था, एक्सपेंसिव गैजेट्स अफोर्ड नहीं कर सकता था। उनका मतलब ये था कहने का कि मैं भी तुम्हारी तरह एक मिडिल क्लास टेकी लवर गाय हूँ जो टेक को और समझना चाहता है तुम्हारे साथ। अब इस आइडेंटिटी से एक चीज ट्रिगर होती है हमारे ब्रेन में, उसे हम कहते हैं सिमिलैरिटी अट्रैक्शन इफेक्ट। आपका ब्रेन सोचता है ये तो मेरे जैसे ही बात कर रहा है, माँ मेरे साथ भी हुआ था ऐसा। बिल्कुल हाँ यार, बिल्कुल सही है बात, मैं भी ऐसे ही बनना चाहता था। मुझे भी यही सच सुनना था। अब देखो, मेरा यहाँ पर मकसद किसी को भी डिफेम करना नहीं है, मैं बस आपको समझा रहा हूँ कि बस कैसे ये चीजें काम करती हैं। अब कुछ लोग इसे इंटेंशनली करते हैं और कुछ लोग जेन्युइनली हो ही जाते हैं इसे। अब क्या हो रहा है ना, जेनजी समझ गया है कि आपको एक आइडेंटिटी बनाना जरूरी है, क्योंकि उसी से आपका पर्सनल ब्रांड एक एस्टेब्लिश होता है। और जब आप लोगों को अपनी आइडेंटिटी से पोजीशन करते हैं ना, जो रिलेट कर पाए उनसे, वहां पर एक फेक इंटीमेसी भी बनती है। लोगों को लगना चालू होता है कि यार ये तो ऑथेंटिक है, मेरे जैसे ही सोच रखता है, चलो यार इसको देखते हैं। आप समझते हो कि आप उनको एज एन रियल पर्सनैलिटी के रूप में देख रहे हो, लेकिन वो कैमरे के पीछे क्या है आपको नहीं पता। लेकिन उन्होंने अपने आप को पोजीशन ऐसा किया हुआ है कि आपके पास कोई रास्ता ही नहीं रहता और आप अंत में एक ही लाइन कह के आगे बढ़ोगे, चलो मैं इसको ट्रस्ट करके देख लेता हूँ। और जैसे ही ये लाइन खत्म होगी, फेज 2 चालू हो जाएगा। फेज 2, जिसे प्यार से मैं द हुक फेज भी कहता हूँ। अब बड़े इन्फ्लुएंसर्स हुक कैसे करते हैं, उसके लिए एक फ्रेमवर्क होता है। स्टोरी टेलिंग प्लस अनप्रिडिक्टेबल स्टाइल प्लस कंसिस्टेंसी इक्वल्स टू कल्टीवेशन थ्योरी। अब अगर हम स्टोरी टेलिंग को पहले पकड़ के चलें तो एग्जांपल के लिए अब इन दोनों में से कौन सा टाइटल तुम चूज करोगे? ऑब्वियसली शायद 90% लोग यही वाला टाइटल पे पहले क्लिक करेंगे, क्योंकि एक टाइटल तो सीधा बता रहा है कि वो क्या चाह रहा है और एक टाइटल आपसे रिलेट कर पा रहा है। अब इसे सौरभ जोशी के एग्जांपल से देखो तो पूरे चैनल पे एक ही चीज तुम्हें देखने को मिलेगी, वो है स्टोरी टेलिंग, जो टाइटल्स और थंबनेल्स के जरिए वो पहले ही एक्सप्रेस कर देते हैं। अब एग्जांपल के लिए ये वीडियो, घर में बॉम्ब जला दिया। अब मैंने थंबनेल हाइड कर रखा है, अब तुम सोचो क्या थंबनेल होगा इसका? घर में लड़ी जल रही होगी या बाल्टी के नीचे सुतली बॉम्ब रखा होगा? नहीं, डरी हुई आंटी का चेहरा दिखा के रॉ इमेज थंबनेल बना दिया है। मतलब घर में फैमिली होने के बावजूद भी बॉम्ब फोड़ रहा है। चलो देखते क्या होता है। अब टेक बर्नर को ले लो, टाइटल हमेशा एंड करेगा शॉकिंग इफेक्ट या सरप्राइजिंग कीवर्ड के साथ। एग्जाम्पल के लिए एप्पल आईफोन 17 सीरीज फर्स्ट लुक। अब आगे का टाइटल जो है मैंने ब्लर कर दिया। अब अगर एक बिगिनर क्रिएट करता है इस टाइटल को तो वो इसके आगे क्या लिखता? यू मस्ट वॉच। पर टेक बर्नर ने क्या लिखा? एप्पल लाइड। अब एप्पल ने क्या झूठ बोला? 17 ही तो लॉन्च किया है, देखना पड़ेगा इसको। अब नीतीश राजपूत का एग्जांपल लें तो उनकी नीश ऐसी है कि उनकी जो स्टोरी टेलिंग पार्ट है वो उनकी वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगी, यानी स्क्रिप्ट्स के जरिए, एडिटिंग के जरिए।
टाइटल और थंबनेल वहां ज्यादा मैटर नहीं करेंगे क्योंकि वो ट्रेंड के ऊपर ही डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं। लेकिन अगर उनका सिमिलर एग्जांपल हम मोहक मंगल को लें तो वो अपने टाइटल्स को उस तरीके से डिजाइन करते हैं और थंबनेल्स को भी, ताकि स्टोरी कन्वे हो सके। लेकिन अगर हम रेबेल किड को देखें तो वहां स्टोरी टेलिंग का कोई तुक ही नहीं बनता, क्योंकि उन्होंने फेज 1 में अपनी आइडेंटिटी जो है वो इस तरीके से बना रखी है कि उसमें स्टोरी की जरूरत नहीं है। वहां जरूरत है अनप्रिडिक्टेबल स्टाइल की। अब अनप्रिडिक्टेबल स्टाइल जो कि हमारे फ्रेमवर्क का दूसरा पार्ट है, उसमें एक तो कम्युनिकेशन का तरीका। अब एग्जाम्पल के तौर पे टेक बर्नर को लें तो ट्रेडिशनल फॉर्मेट में रिव्यू को उन्होंने तोड़ा और वहां पर ह्यूमर को जोड़ा, जो काफी रिफ्रेशिंग निकला एंड में, और कंपटीशन में वो स्टैंड आउट उन्हें करा गया। और फिर आती है हमारी कंसिस्टेंसी। इतना कंटेंट बना दो, इतने लोग तुम्हें देखने लगे कि हर जगह तुम ही दिख रहे हो, एड्स में, कंटेंट में, पॉडकास्ट में, हर जगह तुम दिख रहे हो, तो लोगों का ब्रेन इस तरीके से काम करेगा कि यार तुम्हें वो एक्सपर्ट मानना चालू कर देंगे उसी फील्ड के अंदर। अब एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बाइक्स की बात करना शुरू कर दूं और मुझे बाइक्स के बारे में 1% भी नहीं पता है होता क्या है ये और कैसे काम करती है चीजें, लेकिन मैं उसी के बारे में कंटेंट बनाए जा रहा हूं, अपने कोर्सेज सेल कर रहा हूं, अपने इंश्योरेंस बेच रहा हूं, बाइक्स के बारे में रिव्यू कर रहा हूं, पॉडकास्ट में जाके बातें कर रहा हूं, इतना कंटेंट बना रहा हूं बाइक के बारे में, लोग मुझे बाइक का एक्सपर्ट ही मानने लगेंगे। इसे हम कहते हैं दी कल्टिवेशन थ्योरी। और मजे की बात यह है कि इसको बुरे लोग भी करते हैं और अच्छे लोग भी सही इस्तेमाल के लिए भी करते हैं। लेकिन ये बहुत खतरनाक चीज भी है हुक करने के लिए, अगर आपके इंटेंशंस एज एन इन्फ्लुएंसर खराब हैं तो। फिर इसके बाद आता है फेज 3। रियल कंट्रोल तो इसी फेज से चालू होता है। देखो, क्या आपने कभी किसी इन्फ्लुएंसर की लैंग्वेज या आइडेंटिटी को कॉपी करने की कोशिश की है? या आप कोई कंटेंट बना रहे हो, उसी में आपने यूज कर ली उनकी आइडेंटिटी या लैंग्वेज को या बॉडी लैंग्वेज को? एग्जाम्पल के लिए ध्रुव राठे की ये स्टार्टिंग, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। अब सच सच बताना कि रियल वर्ल्ड में तुमने कितनी बार नमस्कार दोस्तों कह के अपनी कोई स्पीच चालू करी हो या अपनी बात रखने की कोशिश की हो, या फैक्चुअल एनालिसिस बोलने लगे हो ओपिनियन की जगह। पॉलिटिकल डिस्कशंस में तुम अवेयरनेस स्प्रेडिंग जैसे टर्म का इस्तेमाल करने लगे हो, या अगर तुम अपूर्वा माखीजा के फैन हो तो तुमने कलेशी औरत की एनर्जी अडॉप्ट कर ली है, अनफिल्टर्ड बोलने लगे हो, बिल्कुल एकदम रेबेल बन चुके हो और कहने लगे हो मैं सच बोलूंगा चाहे कुछ भी हो जाए वाला एटीट्यूड तुम्हारे अंदर आ गया। या तुम सौरभ जोशी के फैन हो और एक व्लॉगर भी हो, तुम अपने व्यूअर्स को व्यूअर्स नहीं व्लॉग फैमिली कह के पुकारने लगते हो, या कंटेंट सीरीज को जर्नी के नाम से बुलाने लगे हो, या अपने फैमिली मेंबर्स को कैरेक्टर्स बोलने लगे हो। ये चीजें कोइंसिडेंस नहीं है। उनके कॉन्सेप्ट्स यानी कि उनकी आइडेंटिटी जो है वो अब आपकी थिंकिंग प्रोसेस का हिस्सा बन चुकी है। अब होता यह है कि इस फेज 3 के बाद अब आप और वो इन्फ्लुएंसर अपने ही एनिमीज क्रिएट करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरे जैसे अब 1000 लोग भी हैं जो मेरी थिंकिंग से मैच करते हैं और मेरे जैसी हरकतें करने लगे। तो अगर सिंपल शब्दों में समझा जाए तो उस इन्फ्लुएंसर ने जो अपनी आइडेंटिटी बनाई है वो किसी दूसरी आइडेंटिटी के अगेंस्ट ही बनाई होगी, तभी आप इतना रिलेट कर पा रहे हो उससे। तो वहां पर एक ट्राइबल वॉर शुरू हो जाती है। ऐसा लगता है कि हमारी कम्युनिटी पे हमला किया जा रहा है, हम इस सोच के विरुद्ध हैं, और वो अपनी मार्केट में अलग से आइडेंटिटी एस्टेब्लिश कर लेती है। आप इसको आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हो कि नेपो किड्स वर्सेस स्ट्रगलिंग एक्टर्स, दोनों की ही अलग अलग कम्युनिटीज हो चुकी है, अब अपने ही एनिमी अब खुद ही बना चुके हैं वो। तो तुम अब सोचो जरा, अगर कोई नेपो किड्स की तरफ से खड़ा होके अपना कुछ मुद्दा रखेगा तो यहाँ से भी एक मुद्दा खड़ा होगा, और दोनों ही अपनी अपनी कम्युनिटीज के राजा हैं। दोनों के पास अपनी सेना है जो उनकी तरह सोचती है, और अल्टीमेटली वो एक फेज है जो आपको कंट्रोल कर रहा है। लेकिन अभी भी ये कम्युनिटी जो है वो कल्ट नहीं बनती है। फेज 4 तो शुरू होने दो बस। फेज 4 यानी कि कंप्लीट साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी, वो आपको यकीन दिलाएंगे कि आपको उनकी जरूरत है। नीतीश राजपूत के एग्जांपल से हम इसे लें तो अगर तुम सच नहीं समझोगे और फेक न्यूज से इन्फ्लुएंस होते रहोगे, और अनबायस्ड फैक्ट से मैं तुम्हें बताता हूँ आखिर इस चीज की पूरी कहानी क्या है, तो आप वो ट्रुथ के लिए उन पे डिपेंडेंट हो। और अगर हम अपूर्वा माखीजा के एग्जांपल से देखें तो बिना रियल अनफिल्टर्ड ट्रुथ के तुम्हारी एक फेक पर्सनैलिटी बन जाएगी सोसाइटी में। तो अपूर्वा ने अपने आप को एक एंटीडोट आइडेंटिटी के तौर पे एस्टेब्लिश कर रखा है फेक सोशल मीडिया कल्चर के अगेंस्ट में। अगर हम फेज 4 के अंदर टेक बर्नर जैसे रिव्यूअर्स की बात करें, ये जो नीश है रिव्यूइंग की, चाहे आप गैजेट्स का रिव्यू कर रहे हो या मूवीज का रिव्यू कर रहे हो, उनका एकमात्र मंत्र होता है
कि हर गैजेट परचेज को अपने रिव्यू से वैलिडेट करने का, और अगर मैं वैलिडेट नहीं करूंगा तो तुम्हारे तो पैसे वेस्ट होंगे ना, वैल्यू फॉर मनी कैसे मिलेगी तुम्हें। इससे बढ़िया तुम मेरा पहले रिव्यू देख लो। वो एक फिल्टर की तरह बन गए हैं जिनके थ्रू आप दुनिया को देख सकते हैं। और अपूर्वा मुखीजा जैसे इन्फ्लुएंसर जो हैं वो कंट्रोवर्सी को भी वेपनाइज करते हैं अपना पर्सनल ब्रांड एस्टैब्लिश करने के लिए। आपने नोटिस किया होगा कि हर कंट्रोवर्सी के बाद ब्रेव ट्रुथ टेलिंग वुमेन के रूप में उन्हें देखा जाने लगता है उन्हीं के कल्ट फॉलोइंग में। और अगर आपको प्रूफ चाहिए तो इन सवालों का जवाब दो, अभी मिल जाएगा तुम्हें। क्या आप एंग्शियस फील करते हैं जब उनका कंटेंट मिस करते हैं? अगर हाँ है आपका जवाब तो आप साइकोलॉजिकली डिपेंडेंट हो। क्या आप उनके स्पेशल टर्म्स या बॉडी लैंग्वेजेस को डेली कॉन्वर्जेशंस में यूज करने लगे हो? अगर जवाब हाँ है तो आपकी आइडेंटिटी अब उनकी तरह होती जा रही है। तीसरा, क्या आप ऑनलाइन एग्रेसिवली उन्हें डिफेंड करते हो? अगर इसका भी जवाब हाँ है तो आप एक ट्राइबल बॉन्ड बना चुके हो। अब इसमें दोनों ही चीजें होती हैं, सही भी है और गलत भी है। ट्राइबल बॉन्ड बनाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन सामने उस क्रिएटर की गलती होने के बावजूद भी उसे टोकना नहीं या उसे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी नहीं करना, वहां वो गलत चीज बन जाती है। हाँ, अगर आपको एक क्रिएटर सच्चा लग रहा है, ईमानदार लग रहा है, उसका साथ दो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें ट्राइबल बॉन्ड इन्वेस्ट करो अपना। लेकिन अगर वो भी कोई गलती करता है और फिर भी तुम उसे डिफेंड करोगे तो वहां आप सीधा सीधा इन्फ्लुएंस हो चुके हो। चौथा, आप क्या उनके ओपिनियंस पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो? और अगर जवाब हाँ है तो अथॉरिटी डिपेंडेंस आपकी बढ़ चुकी है। पांचवा, क्या आप कंपल्सिवली उनके चैनल्स चेक करते रहते हो बिना किसी वजह? तो आप एडिक्शन बना चुके हो। और ये वीडियो मैंने सही कौन है गलत कौन है इसलिए नहीं बनाई है, मैंने ये वीडियो सिर्फ इसीलिए बनाया है ताकि अगर आप इस कंटेंट इंडस्ट्री में आते हो तो इन साइकोलॉजीज, इन फ्रेमवर्क्स का यूज करना सीख सको फोकस्ड वे में, फोकस्ड इंटेंशंस के साथ, क्योंकि यही वो फ्रेमवर्क्स भी हैं जो एक आदमी को रास्ते से भटका भी सकते हैं और एक को ट्रैक पे भी ला सकते हैं। और बहुत क्रिएटर्स मिल जाएंगे आपको, जैसे एवी टीवी, तन्मय भट्ट, भुवन बाम, टेक बर्नर, ट्रैक इन ट्रैक, एल ग्रो, वॉक्स, टेड, नीतीश राजपूत, पीजे एक्सप्लेन, मंकी मैजिक, के क्रिएट्स, अनफिल्टर्ड बाय संदेश, राज शमानी जैसे बहुत क्रिएटर्स आपको मिल जाएंगे जो इन्हीं फ्रेमवर्क्स और रूल्स से उन्होंने स्टार्ट किया। और अगर आपको चेक करना हो कि ये सही बोल रहा हूँ कि मैं नहीं, तो इनके पेजेस में अबाउट सेक्शन की तरफ जाइए, वहां आपको पता चल जाएगा किस आइडेंटिटी के तहत ये अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं। अब एग्जांपल के लिए हमने कुछ दिन पहले अपना AI पेज शुरू किया था इंस्टाग्राम के ऊपर। हमने बायो में कोई प्रोफेशनल चीज नहीं रखी, ये बायो डाला हुआ है। अब ये बायो बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं है लेकिन रिलेटेबल है, और इसी से हमारी वीडियो का कंक्लूजन भी निकलता है और एक एंड रिजल्ट फ्रेमवर्क तैयार होता है जिसका इस्तेमाल हम कंटेंट इंडस्ट्री में कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें आइडेंटिटी डिसाइड करनी है, किस नाम से लोग हमें पहचाने और हमारे काम से पहचाने। दूसरा, स्टोरी टेलिंग प्लस अनप्रेडिक्टेबल कंटेंट से उन्हें हुक किया जाए और कंटिन्यूटी बनाए रखी जाए। और फिर वेट करो, फेज 3 और फेज 4 ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। वैसे ये वीडियो काफी कॉम्प्लेक्स हो सकता है आपके लिए, तो मैंने इस वीडियो के नोट्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन पे दे दिए हैं। वैसे हमने इस वीडियो में भी स्ट्रेटजीज का कुछ इस्तेमाल किया है। आगे तो अपनी मतलब गेम खेल रहे हैं हमारे साथ हैं। यार यही तो वो गेम है कि क्रिएटर को ही पता नहीं चलता कि वो ये काम कर रहा है, उसे तब पता चलता है जब हम जैसे लोग उन पर स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं और फिर पता लगाते हैं। खैर, गेम से याद आया कि PR एजेंसीज भी इसका एक लेवल और ऊपर इस्तेमाल करती हैं, वो जरूर देखना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी। सिस्टम